नमस्कार साथियों। आज पुकार किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए है। ये पुकार उन लोगों के लिए है जो दुनिया की सुध लेते हैं, लेकिन जब उनकी सुध लेने की बात आती है तो कहीं भी कोई नजर नहीं आता। हम खबरें चलाते हैं, हम आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम नहीं हो तो शायद कम्युनिकेशन हो ही ना पाए इस देश में, इस दुनिया में। लेकिन एक प्रश्न इस महामारी काल में सबके सामने उभर कर आता है कि हमारी जिंदगी का मोल क्या। हम नारद हैं, आप लोगों तक बात पहुंचाने वाले, लेकिन हमारी जिंदगी का मोल क्या। हम कोरोना योद्धा नहीं, पर जब पहली बार लॉकडाउन लगता है, देश के प्रधानमंत्री आपके सामने टीवी पर आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों को भी छूट रहेगी इस लॉकडाउन में घूमने की। और वो इसलिए क्योंकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और वो इसलिए कि वो अपनी बातों को, आपकी बातों को आप तक और लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की तकलीफों को आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम नहीं होते तो कौन बताता कि WHO के नियम कोरोना के लिए क्या है। अगर हम नहीं होते तो आपको कौन बताता कि अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं। अगर हम नहीं होते तो आपको कौन बताता कि ऑक्सीजन की किल्लत है। अगर हम नहीं होते तो आखिर कोरोना क्या बीमारी है, ये आपको कौन बताता। लेकिन फिर भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कितने ही साथी पत्रकार मेरे आज मौत के काल में जा समाये। कितने ही पत्रकार साथियों के परिवारों को आज आसरा देने वाला कोई नहीं है। कितने ही पत्रकार साथी आज बीमार होकर क्वारंटाइन हैं। इन सारे विषयों पर जब बात होती है, फेसबुक में देखता हूं, सोशल मीडिया पर जब मैं देखता हूं, तो आए दिन कहीं ना कहीं पत्रकारों के मरने की खबर आती है। कोरोना हो गया, संक्रमित हो गया, फील्ड में लगा हुआ था, और फिर हमारे लिए तो यही बोलेंगे वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन भाई, उनके परिवार का क्या। मेरा क्लासमेट आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे साथ काम करने वाला पत्रकार इस दुनिया में नहीं है। हम भी रोते हैं, हमारे भी आंसू निकलते हैं, हमें भी दर्द होता है, लेकिन फिर वही माइक, वही पेन, वही झोला, वही किताब, वही कॉपी लेकर हम बाजारों में निकल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे कंधों पर इस देश का सूचना तंत्र टिका हुआ है। हम वो लोग हैं जो आप तक सही मायनों में सही खबरों को पहुंचाते हैं। हम वो लोग हैं जिसने आपको बताया कि कोरोना कितनी भयंकर बीमारी है। हम वो लोग हैं जिसके प्लेटफॉर्म का यूज आज प्रधानमंत्री से लेकर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, मंत्री करता है। हम वो लोग हैं जिसको WHO भी सूचना देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है ताकि आप लोगों के पास तक खबर पहुंचे। लेकिन हमारा रखवाला कौन? हम खुद। जितनी परवाह हम खुद हमारी करते हैं, बस उतना ही काफी है। अगर बच के रह गए तो सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं, और अगर संक्रमण की गिरफ्त में आ गए तो यकीन मानिए होम क्वारंटाइन होंगे या अस्पताल में अपने खर्चे से भर्ती होंगे। इस बीच अगर हमारी हालात और बिगड़ती है तो यकीन मानिए कि हम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं। ऐसे में हम क्या करें? आप खुद बताइए, कहां जाएं? और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार और वो साथी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जो खुद इस कोरोना संक्रमण की बीमारी में अपने आप को ग्रसित पाते हैं, जो खुद इस संक्रमण की जद में आ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ एंकर देवेश वशिष्ठ हैं। देवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार मैंने देखा है कि आप दुनिया में पत्रकारों का लोहा मनवा चुके हैं, साथ ही कई खबरों को आप बड़ी निष्पक्षता के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आज की जो बहस है वो सार्थक होगी। देवेश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया विनीत भाई। सवेरे से जो कुछ देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, और हर रोज का पिछले एक हफ्ते से नियम सा बन गया है कि दोपहर होते होते बिल्कुल अवसाद से भर जाता है मन। इतनी बेचारगी जीवन में कभी महसूस नहीं हुई। हम चाहकर भी अपने साथियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर हर फोन पर लगता है कि इसके पास कोई बुरी खबर तो नहीं होगी। बहुत बुरा दौर गुजर रहा है। मैं खुद क्वारंटीन हूँ। हमारे कितने साथी हैं जो चले गए और हर रोज जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। हम
हमारे साथ ही जा रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोशिश करेंगे कि आज अपनी बात भी रख सकें दुनिया के सामने। हम हमेशा समाज की बात करते हैं, समाज का एक हिस्सा हम भी हैं, तो ये जरा समझ में आए। सुबोध जी हमारे साथ हैं, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, साथ ही रिपोर्टिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता के कारण जाना जाते हैं। सुबोध जी भी कोरोना ग्रसित हो गए हैं और अभी घर पर ही क्वारंटाइन है। हम पत्रकार तो यही कहेंगे कि हम क्वारंटाइन होने का मजा ले रहे हैं, क्योंकि कोई सुध लेने वाला तो हो नहीं है, नहीं हमारी तकलीफों का। सुबोध जी स्वागत है आपका। ये परिचर्चा बहुत इम्पोर्टेंट थी इस लिहाज से, क्योंकि सब हम की बात कर रहे हैं, हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। और तो जिस तरीके की बाकी हमसे उम्मीद करते हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनको देंगे कहीं ना कहीं। हम उनके लिए नहीं, बहुत अफसोस होता है। ऐसे में यही सवाल होता है कि हम साल इस प्रोफेशन में होने के क्यों है हमारे आपके समय में। सुबोध आपकी आवाज हमारी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमें समझने वाला कौन है? जी सुबोध, मेरे साथ एक और महिला पत्रकार जुड़ चुकी हैं, कौशल, जो कि मेरी क्लासमेट भी रही हैं और दिल्ली में है, राइटर्स के साथ भी वो जुड़ी हैं। कौशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह कि कौशल अभी अपनी बहन की सेवा में लगी हुई है, साथ में पत्रकारिता भी कर रही हैं। मुझे जब आज सुबह बात हुई तो उनकी बहन को कोरोना हो चुका है, वो भी लड़ रही है कोरोना के साथ, लेकिन खबरों को आप तक पहुंचाने में कौशल भी कोई कोताही नहीं बरत रही। कौशल, स्वागत है आपका। थैंक यू विनीत। कोरोना मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में दस्तक दे चुका है और हम सब लोग ही इसका मुकाबला कर रहे हैं। 2020 में हमें कोरोना ऐसा लगता था कि किसी थर्ड फोर्थ फैमिली के घर में बहुत डिस्टेंस है, इसको हुआ उसको हुआ। लेकिन 2021 में ये हो रहा है कि हमारे जो भाई हैं, भतीजे हैं, बहन है, उन सबको किसी ना किसी को या खुद को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। ये बहुत ही आपातकालीन सिचुएशन है। मेरे ख्याल से सरकार को ना इसे मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और रही बात पत्रकारों की, तो मेरे ही सर्कल में, मेरी फ्रेटर्निटी में इसी महीने अप्रैल के महीने में ही 5-6 लोग की मौत हो चुकी कोरोना के कारण, और उनकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आया, उनका इलाज करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिली, बेचारे बहुत परेशान रहे। इवन ना सरकार जागी, ना प्रशासन जागा, और ना ही जो हम लोग अपने प्रेस क्लब वगैरह बना के रखते हैं, उनमें से ही कोई आगे आके उन लोगों की हेल्प की, ना उनके परिवार वालों की कोई मदद करने की कोशिश की। इस समय में हम लोगों ने, जो भी हमारे फ्रेटर्निटी के लोग थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप में, उन्होंने आगे आने की, सब लोगों की मदद करने की कोशिश की। हम लोगों ने कुछ पैसे अंशदान किए और उनके परिवार वालों को भेजे गए। लेकिन बात यह है कि ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, इसका एक पक्का इलाज निकालना चाहिए और उसके लिए प्रशासन और सरकार से ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रथम जिम्मेदारी है, ये सरकार की ही बनती है। मेरे साथ देश की जाने मानी पत्रकार, महिला पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अरुणा सिंह जी हैं, जिनसे पत्रकारिता के गुण मैंने सीखे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, आशीर्वाद दें। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से। मैं देखता हूं आपकी पत्रकारिता में वो लोहा है और आप पत्रकारों के लिए आवाज उठाती रहती हैं। क्या कहेंगी, सरकार मदद नहीं कर रही, हम पत्रकारों को बेबस छोड़ दिया, कई साथी चले गए, मैम उनके परिवार का क्या? अभी आज सुबह की घटना बताऊं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, कल मैंने शेयर भी किया है सुबह पोस्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर कल्याण बरुआ, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। कल उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, और कल रोहित सरदाना की भी हुई। और एक ही फैमिली के 2 लोगों की, दोनों हस्बैंड वाइफ पत्रकार, दोनों जर्नलिस्ट, दोनों की डेथ, एक अकेली बच्ची। अभी मैं देख रही थी इंटरनेशनल या नेशनल जो भी आ रहे हैं डाटा, उसके अनुसार अभी तक पिछले 28 दिन में पूरे देश भर में लगभग 100 पत्रकारों की डेथ हो चुकी है। 100, कुछ छोटा आंकड़ा नहीं है। आज अभी आई है खबर, वो कन्नू प्रिया जो एंकर थी इसकी,
डीडी न्यूज की, उसकी भी अभी डेथ हो गई है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, जर्नलिस्ट, सरकार को चाहिए था जर्नलिस्ट को भी कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर करते। सबसे पहले कोरोना कोविशील्ड का जो डोज था वो सब पत्रकारों को दिया जा रहा है। गाली निकालने के लिए सब लोग तैयार है, सब लोग तैयार है जर्नलिस्ट को गाली निकालने के लिए। वो अपनी जान भी दे देगा, तब भी गाली पड़ेगी आपको। आप, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं गाली खाने वाला काम करते, वो भी है, लेकिन जर्नलिस्ट आज जितने रिस्क पे आ गया है, जितना उसका जीवन खतरनाक उसमें चल रहा है, और आज मतलब बहुत दुखद है। सुबह से मन बड़ा परेशान है। अभी आप फोन किया तो ठीक है, मुझे लगा कि एक विषय है जिसपे हमें बोलना चाहिए, तो मैं 15 मिनट में तैयार हुई आपके इस मीटिंग में आने के लिए। लेकिन आप देखिए जिस तरह से चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पत्रकार भी मर रहे हैं, और पत्रकारों की सुविधा के नाम पे अब हम बात करें तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। स्टेट लेवल पे थोड़ी बहुत तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अब जाके कल डिसीजन आया है पीआईबी के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट के लिए, और कोई जर्नलिस्ट होता है तो उसके लिए अलग कानून है। स्टेट लेवल के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के लिए अलग कानून है। पार्लियामेंट जो कवर करते हैं, असेंबली कवर करते हैं, उनके लिए अलग कानून है। सबसे बड़ी दुर्गति उसकी होती है जो डेस्क पे है, उसको तो एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता, जो जान पहचान वाले हैं। तो एक जर्नलिस्ट के लिए एक जो कॉन्क्रीट पॉलिसी होनी चाहिए वो नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे जर्नलिस्ट का कुछ नहीं है। अभी एक कमेटी बनी हुई है पीआईबी की, गवर्नमेंट आईएनबी मिनिस्ट्री की, उसमें अगर कोई डेथ हो जाती है तो क्लेम दिया जाता है। और इसके अलावा पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को सीजीएचएस कार्ड है, सिर्फ पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को। लेकिन कुछ अगर जर्नलिस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए बाकायदा हम लोगों को परस्यू करना पड़ता है। जैसे हमारे दिल्ली में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन वीमेन प्रेस क्लब। तो मैं चूंकि इंडियन वीमेन प्रेस क्लब में की मैनेजिंग कमेटी में अभी भी और कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और एक्टिव रोल कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितना तकलीफ से ये सब अपने पत्रकारों को अपने अधिकार लेने के लिए ही लड़ना पड़ता है। चिट्ठी पत्री कितना लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन हालात अभी बड़े डिप्रेसिंग से हैं। हालांकि ऐसे में हमें नहीं आना चाहिए इस जद में, इस चपेट में, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है जब आप। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कल्याण बरुआ की ही बात सुनिए। कल्याण का 3 दिन पहले इसको एम्स के डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट कर लीजिए हमारे। हम लोग LNJP अस्पताल के लिए पूरी पत्रकार बिरादरी कोशिश करती रही उसको एक बेड मिल जाए, उसकी जान बच जाए। ये अकेले इसी का, नीलाक्षी के साथ भी, उसकी वाइफ के साथ भी ऐसा हुआ, और भी जर्नलिस्ट के साथ कि उनको देखो, दिन रात काम करते हैं, टीवी पे आते हैं, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, दिन रात पत्रकार अपना जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहा है, फील्ड में है। पिछले साल भी था, आज भी, लेकिन पिछले साल बहुत कम डेथ हुई थी। इस बार तो कोरोना की आंधी आई है। ये अलग फैक्टर है कि कोरोना की आंधी में कौन से लोग थे, किन की वजह से ये आंधी। मैं समझ सकता हूँ मैम, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप पिछले 3 दिनों से पत्रकार साथी के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी जो हालात है बहुत खराब हुआ पड़े, और कोई सुविधा नहीं। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। सुबोध जी, कल आज तक के एक वरिष्ठ एंकर की हमने खबर सुनी, फिर आज एक और खबर हमको सुनने में आ रही है, 2 साथी लगातार, और उससे पहले भी कई संक्रमित हुए होंगे, ना जाने कितने काल के अकाल में चले गए होंगे, हमें पता भी नहीं लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं, खुद कोरोना से संक्रमित? मेरे एक मैं बताऊं, बहुत करीबी दोस्त जब
जाते हैं आपके साथ, जिनका आपके साथ 8 या 9 घंटा गुजरता है, और जब आप उनके बारे में पढ़ते हो कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो फिर आपको लगता है कि आप टूट गए हो अंदर से, कुछ बचा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे सिर्फ जुड़े हुए नहीं होते हो, आप उनके परिवार से भी जुड़े हुए होते हो। आपको एक सदस्य की तरह, परिवार के सदस्य की तरह उनकी चिंता होती है कि अब क्या होगा उसके बाद, वो फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। तो ये बहुत तकलीफदेह होता है, और तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब आपको ये पता चलता है कि हमारे पास देने के लिए एक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है, कहीं से कोई मदद नहीं है, कहीं से कोई फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है कि उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो वो तकलीफ और बढ़ जाती है। और इस दौर में, इस समय जितनी जितनी सहूलियत और जितनी मदद की हमें जरूरत है, वो मदद हमें कहीं नहीं मिल रही। सरकार पत्रकार को पहली बात ये कि सरकार की नजरों में हम हैं क्या, पत्रकार को वो किस तरीके से देखती है, इम्पोर्टेंट वो है। पत्रकार उनके लिए तब तक पत्रकार है। अब कंडीशन ये है कि जो खबरें दे रहे हैं, जो सही खबरें ला रहे हैं अस्पतालों से, बदहाली की खबरें ला रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो रही है। यूपी में एग्जाम्पल आ चुका है, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बात हो जाती है कि सरकार आप जर्नलिस्ट को किस तरीके से देखती है। जब तक आप उनकी सहूलियत की चीजें आप लोगों के लिए ला रहे हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो, और जहां आपने सच उजागर करना शुरू कर दिया है, तो सरकार आप पत्रकारों को दुश्मन समझने लगती है। तो ये नजरिया जो सरकार का है पत्रकारों को, एक तो वो बदलना बहुत जरूरी है। सरकार को समझना चाहिए कि एक पत्रकार जो है वो उसको आईना ही दिखाएगा, वो उनकी पिक्चर, उनकी खूबसूरत सी पेंटिंग करके नहीं दिखाएगा, वो वही दिखाएगा जो सच है और जो समाज में। तो अगर पत्रकारों की वैल्यू सरकार समझेगी कि वो कितने जरूरी है, और उनकी इंफॉर्मेशन, पत्रकारों की वजह से क्या क्या इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स दबा के रखते हैं, तो एक शायद चीजें माइंडसेट बदलेगा। सरकारें, मुझे नहीं लगता है कि उनकी नजरों में पत्रकारों की कोई वैल्यू भी है। मतलब ये मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि जब ऐसी महामारी शुरू होती है, जब शुरुआत हुई, मैं अभी 3 स्टेट का देख रहा था, आंध्र प्रदेश, यूपी भी उसमें था, कि मुआवजा मिलेगा पत्रकारों को। लेकिन जब आप उसके पीछे जाओगे, तो खबर हेडिंग तो बड़ी अच्छी लगती है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन जब आप उसके तह में जाओगे तो पता चलेगा कि वो मुआवजा लेने के लिए आप एलिजिबल हो भी कि नहीं। वो पत्रकार डेस्क पे, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो डेस्क पे काम करता है कोई वैल्यू नहीं उसे। मतलब 10-12 साल में काम करने के बाद ये फील होना बंद हो जाता है कि वो पत्रकारिता कर भी रहा है, और ना तो उसे एप्रिसिएशन ऑफिस से मिलता है, ना तो उसे कोई एप्रिसिएशन आपको समाज से मिलता है, समाज से वो, जबकि सारी चीजें परोस हो रहा होता है ना, जो डेस्क पे बैठा होता है। एक बहुत बड़ा मीडियम होता है वो। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं आती है किसी के लिए कि सरकार ये कर रही है, ये नॉर्म है, या आपकी कंपनी जाके सरकार से रिक्वेस्ट करती कि नहीं, आप इन्हें भी पत्रकार के उसमें श्रेणी में रखो। वो तो एक एम्प्लॉय की तरह लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी सही करनी चाहिए पहले। पत्रकार जो भी मीडिया में काम कर रहा है, चाहे वो डेस्क पे काम कर रहा हो, चाहे वो फील्ड में काम कर रहा हो, और चाहे वो PCR में काम कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, चाहे MCR में काम कर रहा हो, टेक्निकल काम कर रहा हो, ग्राफिक्स में काम कर रहा हो, आप सबसे पहली बात सबको पत्रकार मानिए, और सबके लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। ये बहुत गलत है कि आपको मान्यता प्राप्त पत्रकार होना चाहिए, तब आपको सहूलियत मिलेगी, तब आपको जो सरकार थोड़े बहुत जो नियम बनाती है उसका फायदा मिलेगा। तो ये चीज बदलनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि अब हमें भी एहसास कराने का टाइम हो गया है कि हमारी वैल्यू क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है। इम्पोर्टेंट चीज आपको लग रही है? सबसे बड़ी बात ये कि विनीत भाई, पत्रकारों का कोई संगठन नहीं होता। देवेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि पत्रकारों का कोई संगठन नहीं होता, हमारी कोई जात नहीं होती, हमारा कोई धर्म नहीं होता, हम पत्रकार हैं। सिंपल सी नहीं, बात है। दिल्ली पत्रकारों आप के तक बहुत पहुंचाते संगठन हैं हैं जो काम कर रहे हैं जी, खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। और देवेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश ने बहुत लंबा समय स्क्रीन के सामने गुजारा है, कई खबरों को बहुत नजदीकियों से देखा है, खुद कोरोना संक्रमित है, चेहरा भी उनका बता रहा है कि अभी वो घर पर पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, खबरों से दूरी उनके चेहरे पर झलक रही है। देवेश, दर्द है?
विनीत, एक तो कभी पत्रकार खबरों से दूर नहीं रह सकता। घर पर हैं लेकिन हम काम पूरा कर रहे हैं, मैं वर्क समझता फ्रॉम हूँ। होम कर रहे हैं, लगातार खबरों से अपडेट भी हैं और ऑफिस के लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोग कभी पत्रकार के तौर पर जिस दिन चयन किया अपने पेशे का, तो उस दिन से पूरे 24 घंटे के लिए पत्रकार हो गए थे, हमें पता भी था, तो इसे किसी को दोष नहीं दे सकते थे। लेकिन जितनी बेचारगी इस समय महसूस हो रही है उतनी कभी नहीं हुई थी। हमारे घर वाले, हमारे मित्र, बाकी समाज जो हमसे अपेक्षा करता है, सरकार से करे ना करे हमसे जरूर करता है। वो लगातार जो कॉल आ रहे हैं, भैया ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं कोई व्यवस्था हो सकती है, एक बेड दिलवा दो भैया, सवेरे से फोन बजना शुरू होते हैं। और इतनी बेचारगी, जितनी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा, कुछ और लोगों को बोलूंगा, जितने संपर्क होंगे, पत्रकार के पास सिर्फ संपर्क होते हैं, लेकिन ये पूरे संपर्क कितने मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूं, जिस पीड़ा से अभी गुजर रहे हैं। आज 6वीं खबर सुनी है, थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ने थे दिग्विजय जी नेटवर्क 18 के बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन उनके घर में एक डेथ हो गई है 3 बजे। जिस वक्त हमने तय किया था कार्यक्रम करना, उस वक्त वो अंत्येष्टि उनके घर में है और वो वहां जा नहीं सकते। वो उसका जैसे लाइव जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, वैसे जूम मीटिंग करके एक अंत्येष्टि में उनको वो कार्यक्रम उन्हें शामिल होना पड़ रहा है। इतना दुख है चारों तरफ इस वक्त के उसका कोई पार नहीं है। हर रोज मैं अपने 6वें मित्र की सवेरे से खबर सुन चुका हूं। यहाँ तो जहां बैठा हुआ हूं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जो बचपन में हम किताबें पढ़ा करते थे कि भैरवी नाच रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भैरवी नाच रही है। और सिस्टम कहाँ है, सरकार है कहाँ? छोड़िए पत्रकार को भाई, जनता के लिए है कहाँ? कुछ भी तो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में एक दूसरे को संभाल के, खुद हम संभाल लें, एक दूसरे को संभाल लें, वो उस कोशिश में लगे हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। रोहित सरदाना गए, वो एक बड़ा नाम था, उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया, इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम था, लोग पसंद करते थे, लेकिन कितने लोग रोज जा रहे हैं? सुबोध भाई बैठे हैं, एक एडिटर थे, सवेरे सवेरे चले गए। 6 महीने की बच्ची, उनके पिता चले जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग आपस में, चलो भाई कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें, हमें पता है कि स्थिति कैसी है, सच्चाई तो हमें आपस में पता है ना, कितने रुपए मिलते हैं, वो वेतन भी कैसे मिलता है, बड़ी बड़ी जगह कई बार छोड़ना पड़ता है। पीआईबी कितने लोग हैं हम में से, मान्यता प्राप्त पत्रकार कितने लोग हैं? मुझे लगता है 1% भी नहीं। बाकी सबका क्या? हम तो सब पत्रकारिता के लिए कर रहे हैं, इसी पेशे में काम कर रहे हैं। डेस्क के लोग हों, टेक्निकल लोग हों, कैमरा पर्सन हो, एंकर हो, बाकी सब हो, लेकिन किसी तरह की सुरक्षा कहीं नहीं है। और जब सुरक्षा नहीं हो तो पूरे कागज पर कलमे लिख रहे हैं हम, और हमसे ये उम्मीद की जाती है कि कागज पर आग लगा दें और सबको हम बेखबर हैं और सबको खबर सुनाएं। ये स्थिति अब एकदम सोचना भी पड़ेगा, और खाली सोचने से काम नहीं चलेगा। अब हिल मिलकर, आपस में ही मिलकर और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से बहुत उम्मीद अब क्या की जाए, कैसे की जाए, इस समय सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा है मुझे तो। दूसरी बात, अभी अरुणा जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की जो एक रिपोर्ट की बात की, 1 अप्रैल से एक सर्वे शुरू हुआ और 28 अप्रैल तक सिर्फ 28 दिनों में 100 से ज्यादा पत्रकारों की मौत, 52 तो अकेले उत्तर प्रदेश में। कहां हो गए, क्या हुआ, किसकी मदद हुई? किसी की नहीं। बस अचानक एक खबर आती है, दिल में धक्क सा होता है, और फिर हम बेबसी में क्या कर सकते हैं? हम आपस में मिलके कितना कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, और उससे क्या होता है जी? किसी दायरे में हम है ही नहीं। प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को जिस दिन आवश्यकता थी, क्योंकि कोरोना के नाम पर एक जागरूकता फैलानी थी, हमारा काम है, हमने किया और पुरजोर किया। कोरोना के वक्त जब सब लोग घर में थे, सिर्फ हम बाहर निकल रहे थे, ड्यूटी बजा रहे थे। दूसरा भाषण अभी कुछ दिन पहले हुआ, याद तक नहीं किया गया, जैसे मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है दूर में। वैक्सीन का टाइम आया तो आप कौन जी, हम तो पहचानते नहीं है। तो सिर्फ इतना हो रहा है। देवेश भाई वाकई सही बोल रहे हैं आप। काम निकाल रही भाई। देवेश भाई वाकई सही बोल रहे हैं आप। दूध में जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, वैसे ही पत्रकारों को फेंक दिया गया है। मेरे कई साथी भोपाल में जो है वो अब काल के गाल में समा चुके हैं। उनके परिवार को पूछने वाला नहीं। कई दिनों तक हमने उनके लिए कोशिश की, उनके लिए आईसीयू बेड के लिए अरेंजमेंट करने की कोशिश की,
लेकिन वेंटिलेटर के लिए कोशिश की, लेकिन तब जाके वो व्यवस्था हो पाई जब वो अपने आप को बचा नहीं सकते थे। 90% से ऊपर उनके हालात जो हैं वो खराब हो चुके थे। कौशल, आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से भोपाल तक का सफर आपने देखा है, कोरोना काल में ही देखा है, क्या कहेंगे उस पूरे मामले को लेकर? बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मैं जिस परिवार से बात कर रही हूँ, जिस मित्र से बात कर रही हूँ, मीडिया में हो चाहे नॉन मीडिया में हो, सबके आंखों में आंसू है। सभी परेशान है, सभी के घर में किसी ना किसी सदस्य को ये परेशानी चल रही है। मेरी छोटी बहन खुद कोरोना से ग्रसित है, उसको क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, उसके पास एक बेड नहीं है। मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरे पास इतना गवर्नमेंट ना मुझे हेल्प कर पा रही कि मैं अपनी बहन के लिए, जो मेरे परिवार की है, मैं उसके लिए एक बेड अरेंज कर दूं, ऑक्सीजन अरेंज कर दूं। अभी इतनी मारामारी चल रही कि ऑक्सीजन के लिए भी आप लोगों ने खबरें छापी हैं कि काफी उसमें धोखाधड़ी हो रही है, पैसे लेकर भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो जब ये मीडिया वालों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही, तो सोचिए आम जनमानस के साथ क्या हो रही होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ विनीत जी की हम लोग जो मीडिया वाले हैं, वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, like police, like health sector, we are also frontline workers. तो जैसे गवर्नमेंट पुलिस और हेल्थ वालों को प्रायोरिटी देती है, जब ये वैक्सीन आया था बोला था कि ये हेल्थ वर्कर्स को पहले लगाई जाएगी। हम मीडिया वाले हर घटना दुर्घटना कुछ भी उनका कॉन्फ्रेंस हो ना हो, फील्ड में जाके हमेशा खड़े रहते हैं। दुनिया वालों को या इवन पॉलिटिशियंस को कोई चीज पता होने से पहले हम लोगों को पता होती है, हम उस सिचुएशन पे ग्राउंड जीरो पे जाके खड़े होते हैं। हम कोरोना के सामने सबसे ज्यादा पहले खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो सेक्टर है वो मीडिया है। तो मीडिया की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। मान लीजिए हमारी सरकार हमें इतनी बुरी तरह से अनदेखा करे, लाइक वी आर नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। तो उस समय हमारे जो संगठन है, पीसीआई है दिल्ली में, IWPC, इन लोगों को आगे आके इन लोगों को बार बार सरकार का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि हम लोग भी व्यक्ति है, हमारे अंदर भी जो एक वल्नरेबल बॉडी है जो कोरोना ले सकते हो, हम लोग भी मरते हैं। मीडिया इज नॉट लाइक कि मीडिया 24 घंटे वहां खड़ी रहेगी, कोई मरेगा नहीं। रोहित सरदाना फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, फिर भी उनको वो हुआ। मेरे कितने मित्र हैं जो फील्ड में नहीं जाते थे। आज एक संतोष कुमार मेरे मित्र है, आज तक में उनका आज ही कोरोना पॉजिटिव आई है, वो डेस्क के रिपोर्टर है, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो फील्ड में मर रहे हैं उनका भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारी सुध हमको ही लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से अरुणा जी हैं, वो IWPC की इतनी वरिष्ठ मेंबर है, वहां पर वो इस पे कुछ संज्ञान ले सकती हैं, वो जाके सरकार को बोल सकती हैं, या फिर जो PCI के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो जाके कुछ बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से एक संयुक्त प्रयास से ही कुछ हो सकता है। अकेले मैं, विनीत या सुबोध जी जाएंगे तो वो हमारी उतनी सुनवाई नहीं होगी जितनी संगठन के ओर से सुनवाई हो सकती है। ये मेरा अभी का मानना है। सबसे बड़ी अरुणा बात जी, ये है गिनी कि पिग बनाया गया था हमें, और हम बने थे, सहर्ष बने थे हम गिनी पिग। जब वैक्सीन को लेकर पूरे भारत बिल्कुल अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तब हम लोग गए थे कि पहला इंजेक्शन हमें लगाकर देख लीजिए कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। हमने दुनिया को बताया था, उसका भरोसा पैदा किया था। आज जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो भरोसा हमने बनाया था और अपने देह की कीमत पर बनाया था। हमने अपनी बाह सबसे आगे की थी कि लाइए, आपके इसमें वैक्सीन में कारगर है भी नहीं है, इससे जान जाएगी, बचेंगे, क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, लगाकर और टीवी पर दिखाया था। और हमारे अखबार के पत्रकारों ने उसके बारे में बताया था, जनता को बताया था कि घबराओ मत। और देश घबराया हुआ था, वैक्सीन के लिए तैयार नहीं था देश। हमने अपनी बाहों पर गिनी पिग बनकर वो सब झेला था। लेकिन जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई तो हम लोगों को एकदम निकाल दिया गया। लगातार लोग मर रहे हैं, मैं समझता हूँ देवेश भाई, इस बात को समझता हूँ, लेकिन क्या करें, ये गुस्सा बहुत ज्यादा है और इस समय इसका उपाय हमें खोजना है। मैं आप सभी लोगों से एक एक 2-2 मिनट के अंदर ये पूछना चाहूंगा कि अब इसका उपाय क्या, मुझे उपाय चाहिए। अरुणा मैम, सबसे पहले आपसे, उपाय क्या? उपाय जिन्होंने करना था वो तो चुनाव में बिजी थे। अभी फिलहाल उपाय क्या? नहीं, वही तो बता रही हूँ, जिन्होंने उपाय करने थे वो तो चुनाव में बिजी थे। अब और जो अभी और रैलियों में, असल में क्या है ना, अभी आज के हालात ये है कि एकदम पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ पड़ा है। आप चाहे नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कीजिए या स्टेट लेवल पे, अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। बस इसमें अब मैंने कल भी कहीं बोला था, अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है,
आपदा में अवसर ढूंढते हुए आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, आपको अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपके बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको छोड़ दिया गया है, आपको समुद्र में फेंक दिया गया है। अब आप अपने आप को बचाओ, अगर जितना बच सकते हो बचाओ, क्योंकि ना आपको हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, ना टाइम पे दवाइयां मिल रही हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है। ये अलग बात है कि 10 दिन पहले जो हालात थे दिल्ली में थोड़े से सुधरे हैं, ऑक्सीजन वगैरह थोड़ी अवेलेबल, तो जैसे गुरुद्वारा वालों ने काफी, हाँ, दिल्ली में फ्री ऑक्सीजन, खालसा एड ने फ्री ऑक्सीजन, लोगों को फैसिलिटीज मिलने लगी हैं, एक्स्ट्रा बेड बहुत सारे लग गए हैं दिल्ली, लोग बचाओ। लेकिन जो इसकी उपाय सरकार को करने चाहिए वो अभी उतने युद्ध स्तर पे नहीं हुए हैं। वो ना सिर्फ लॉकडाउन लगा देना, कह देना घर में बैठ जाओ, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। अब मेडिकल फैसिलिटीज सबसे बड़ा ये है कि हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए देश को, स्टेट लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके या स्टेट लेवल तक, कहीं हेल्थ तो है ही नहीं है प्राइमरी इनका, कहीं और चीजें बहुत सारी हैं। अब दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी पे 40,000 बेड है, और कल 24,000 कुछ लोग कोरोना के केस आ गए। आप बताओ ना, एक दिन में 24,000 है, टोटल 40,000 बेड में क्या कर लेंगे आप? जी मैम देवेश, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हमारे हरियाणा में उपाय कहावत क्या है देवेश जी? कि, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हरियाणा में कहावत है कि लठ उसी का पूछता है जिसके लठ में दम होती है। तो अगर आपको अपनी बात सुनवानी है तो आपको कुछ सख्त करना पड़ेगा। टाइम्स नाउ ने आज किया है, 2 मई को नतीजे आएंगे, फाइनल नतीजे बता देंगे साहब। पूरे दिन हम कोरोना की खबरें दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त वही जरूरी है, लोगों की जान बचाना जरूरी है। भारत समाचार ने भी यही स्टैंड लिया है। लेकिन इकट्ठे कैसे होंगे? 2 ने स्टैंड ले लिया, बाकी सब क्या करेंगे? जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन जो चाहेंगे चीजें होंगी, सरकार भी सुनेगी, सुनना पड़ेगा। लेकिन अभी जो ये चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, उसके लिए भैया न सरकार हमारी कोई हेल्प करेगी, ना कोई, हम अभी बड़े संगठन इतनी जल्दी बन सकते हैं, ना बहुत उम्मीदें इस वक्त रखी जा सकती हैं। सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सिर्फ एक काम हो सकता है, जैसे आपने 5 लोगों को जोड़ा, हम मित्र बने, बहुत अच्छे मित्र बने, ऐसे 5-5, 8-8, 10-10, और आपस में एक दूसरे का भी ख्याल कर लें। जिसके घर थोड़ी परेशानी है उसे आगे बढ़ के मदद कर पाए, एक दूसरे का हाथ साध लेंगे तो बच जाएंगे और आगे बाकी लोगों को बचा लेंगे। लेकिन इस वक्त अगर अकेले रह गए, टूट गए, तो कई स्तरों पर हमें तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। दूसरा, सिर्फ एक स्तर पर हम नहीं मारे जा रहे हैं, जो एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, जिस तरह से एक इमेज बिल्डिंग हो रही है कि अब सरकार को भी डर है, और हमेशा सरकारों को तो पत्रकारों से डर रहता ही। अब सरकार को डर है कि चीजें खुलेंगी, सरकार पर सवाल किए जाएंगे, कई लोग जो मरे हैं उनका दर्द दिखेगा, वो सवालों में दिखता है। तो उसके लिए एक जो छवि बनाई जा रही है कि अरे मीडिया सब कुछ बुरा बुरा दिखा रहा है, मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, कोविड मरीज ठीक हो जाएगा, सब कुछ आपको पता है इमेज बिल्डिंग कैसे हो रही है। तो जनता की नजर में पत्रकारों का सम्मान खत्म हो रहा है, जनता कुछ नहीं समझेगी। देवेश जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक खबर पूरी चलाई थी, मध्य प्रदेश की हकीकत दिखाई थी कोरोना पे। उसमें कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि पत्रकार नेगेटिव क्यों दिखाता है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाता है। तो ये बात बिल्कुल देवेश जी आप सही बोल रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे सही जाके बोल रहे हैं। सुबोध जी, उपाय क्या? असलियत नहीं असलियत नहीं दिखाई दे। आज अभी मैं एक इंटरनेशनल चैनल देख रही थी, सीमापुरी में 1 बजे तक 100 लोगों के दाह संस्कार हो चुका है, और हमारे यहाँ कहीं कोई खबर नहीं आ रही है। मैं मानता हूँ। सुबोध जी, उपाय जल्दी से। उपाय यही है कि हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, एक कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और हमें वो डिमांड जो है सरकार तक पुरजोर तरीके से पहुंचानी होगी बहुत। और दूसरी बात, सरकार से आंख में आंख मिला के अपना हक मांगना होगा कि हमें हेल्थ, हमें एक सोशल सिक्योरिटी हमें चाहिए, क्योंकि हम रिस्क पे काम करते हैं, और हमारे कई साथी हैं जो बिल्कुल समझ लीजिए कि मौत के मुहाने पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं। तो हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक पुरजोर तरीके से सरकार तक बात पहुंचा के, ये तरीका तो सरकार से ही निकलेगा। जी कौशल भाई, जब तक हम ये बताएंगे कि हम पत्रकार हैं, कोई नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी। हम एक वोटर भी हैं, हम एक इंसान भी हैं, हम इस देश के नागरिक भी हैं। जब
सब बिल्कुल, पत्रकार अगर इकट्ठे हो गए, सिर्फ इकट्ठे होने की बात है, और जाकर बोलेंगे कि हम इतने लोग हैं और हम असंतुष्ट हैं, हमें ये चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं और वोटर भी हैं, तो सरकार को भी माननी पड़ेगी। फिलहाल हमें इकट्ठा होना होगा। जी कौशल मैं हुआ है। मैं इसमें एक मैं addition माफी करूं- चाहता हूं मैम, समय के लिए मैं सेकंड इसमें बार में आप लोगों को एक फिर से 2 एक बार सेकंड की बात है कि कोरोना शीट सबसे पहले पत्रकारों को लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। कोरोना शीट जो आ रहा है इंजेक्शन सबसे पहले जर्नलिस्ट को लगना चाहिए, पहली डिमांड है, ताकि हम सुरक्षित रहें। हमने उसके अपनी बाद आगे करें। बिल्कुल हमने अपनी बाह पर झेला है, वो गिनी पिग हम बने थे, तो हमें लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल मैं इसकी पुरजोर वकालत करता हूं। कौशल, मुझे लगता है विनीत जी कि हम सारे पत्रकारों को एक पत्रकारों को, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, सबको अपने जो भी इमीडिएट प्रेस क्लब्स है, इमीडिएट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। उनको जाके बोलना पड़ेगा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हेल्थ और पुलिस की तरह, तो हमारी भी उस तरीके से, हमारी बॉडी भी उस तरीके से वल्नरेबल है जितनी उनकी वल्नरेबल है। तो हमारी भी सुरक्षा की भी उतना ही दायित्व बनता है सरकार का जितना उन लोगों के लिए बनता है। और क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा काम करते हैं फील्ड में जाके, हम लोग एक चीज को खबर करते हैं, तो हमारी जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है हमारे परिवार को लेकर, सरकार को वो समझनी चाहिए। और वो चीज कहाँ से आएगी? वो चीज इस बात से आएगी कि हम जाके अपने संगठनों को सूचित करें कि हम लोग कितने वल्नरेबल हैं, हम लोगों को आर्थिक सहायता चाहिए, हम लोग को मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, जो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली के प्रेस क्लब से बोलिए, आप भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, मुंबई में हैं, तो वहां के अपने अपने प्रेस क्लब से बोलिए। सब लोग आवाज उठाइए, एक पत्रकार आवाज उठाए। अगर हम लोग एक साथ होंगे, एक साथ अपनी बात कहेंगे, तो मेरे ख्याल से जरूर सरकारें हमारी बात सुनेंगी। जरूर जो हम चाह रहे हैं, एक सुरक्षा कवच चाह रहे हैं, वो हमको मिलेगा। लेकिन अकेले खड़े रहेंगे तो इस आपदा से हम लोग पार नहीं लगा पाएंगे। एक साथ रहेंगे तो शायद जितनी विपत्तियां हम पे पड़ रही हैं वो थोड़ी कम हो जाए। जितना हम लोगों को दुख हो रहा है, दुख हमारा थोड़ा कम हो जाए, हमें परिवार को संभालने के लिए इस मुसीबत में थोड़ा सा संबल मिले। जी विनीत जी, हमारा परिवार है, हम भी इंसान हैं, पत्रकार हैं और आपके लिए काम करते हैं, सूचनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। अगर ये सरकार और ये मंत्री नहीं चाहते हमारी मदद करना तो क्यों बुलाते हैं हमें, क्यों बाइट देते हैं, क्यों अपनी खबरों को प्रकाशित करवाते हैं, क्यों हमारी जान को जोखिम में डालते हैं? हम तो पत्रकार हैं, हमारा कर्म है आप तक समाचारों को पहुंचाना, आपकी खबरों को कवर करना। लेकिन आप भी तो हमारा ध्यान रखिए, हम सुध लेते हैं दुनिया की, फिर हमारी सुध क्यों नहीं? सैकड़ों पत्रकार आज मौत के काल में समा चुके हैं। कोरोना संक्रमण ने उनकी जान ले ली है, उनके परिवारों को बेबस छोड़ दिया है। हजारों पत्रकार आज कोरोना की जद में है। सरकार उनकी सुध नहीं लेती, उनका इलाज नहीं करवाती, मरने के बाद उनके परिवारों के बारे में सोचती तक नहीं है। आखिर गुनाह क्या किया है पत्रकारों ने? क्यों नहीं? अब पत्रकार क्या खुद ही अपना जिम्मा उठाए, और उठा भी रहे हैं सही मायनों में। अगर आज पत्रकार संक्रमित होता है तो वो खुद उसका इलाज करवाता है, वो खुद क्वारंटाइन होता है, वो खुद अस्पताल में अपने लिए बेड ढूंढता है, और सबसे बड़ी बात वो खुद अपना पैसा खर्च करता है। सरकार पूछने भी नहीं आती, एक ट्वीट कर देती है, सोशल मीडिया पर मैसेज डाल देती है, हमें दुख हुआ पत्रकार के मरने का। अरे हम देश के चौथे स्तंभ हैं, हमारा ध्यान रखिए। हम खबरें पहुंचाते हैं आप तक, हम अवगत कराते हैं आपको। हमारा ना आने का टाइम होता है ना जाने का टाइम होता है, फिर क्यों कोरे कागज पर हमारी मौत लिख दी जा रही है? क्यों हमें बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्यों हमारे परिवार को बीच मझधार में छोड़ दिया जा रहा है? क्यों? इसका जवाब आपको ढूंढना होगा और हमें सुरक्षित रखना होगा। आप चारों ने हमारे इस डिबेट में हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर भी रहिए, आराम भी कीजिए, फील्ड में भी जाइए, क्योंकि खबरों को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्म है। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।